अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने पहले 3 लेक्चर ले लिए। आज उसका 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। केमिकल इक्विलिब्रियम को इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इंडस्ट्री में हम लोग अपनी प्रोडक्ट को, अपनी यील्ड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ वाइडली एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सर्टन मटेरियल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, लेट अस डिस्कस द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर हम लोग अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और SO3 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम लोग उसको केमिकल इक्विलिब्रियम के ज़रिए उनकी प्रोडक्ट को यील्ड को कैसे बढ़ाते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट था जिसने अमोनिया को प्रिपेयर किया था यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट सर्टन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए अमोनिया की सिंथेसिस करते होते हैं। कैसे करते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या रोल होगा वो डिस्कस करना है हमने। द प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस वाज डेवलप्ड बाय जर्मन केमिस्ट F. हैबर, मैंने भी बात की थी, एंड फर्स्ट यूज इन 1933। दिस प्रोसेस प्रोवाइड an excellent setting in which to apply equilibrium principle and see the compromises needed to make an industrial process economically worthwhile. The chemical equation is as follows. बेटा इस टॉपिक में ना हमने सिंपली ये डिस्कस करना है कि अमोनिया की जो प्रोडक्शन है, अमोनिया की जो है ना बेटा प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आप लोग देख रहे हो कि इसको डबल हेडेड एरो से शो किया जा रहा है। सॉरी, इस एरो से रिवर्सिबल रिएक्शन के एरो से शो किया जा रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसी बात है ना, हमने डिस्कस किया था। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो हम लोग जानते हैं कि सर्टन टाइम के बाद अमोनिया के लेट्स सपोज 50% लेट्स सपोज 60% अमोनिया बन जाएगी और 40% वहाँ पे रिएक्टेंट मौजूद होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसे होता है हमारे पास कि रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रह जाते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास बननी होती है। दोनों की अमाउंट, दोनों की कंसंट्रेशन वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अमोनिया की प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, व्हेन वी लुक एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़, तो हमें पता चलता है कि फ्रॉम द ली शैटले प्रिंसिपल दैट वन कैन हैव 3 वेज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्री में हमने अमोनिया को प्रिपेयर करना है, तो अमोनिया की प्रिपरेशन मतलब हमने इस रिएक्शन को, अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग इस रिएक्शन में अमोनिया को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हमने चाहते हैं कि रिएक्शन टोटली फॉरवर्ड में जाए, टोटली फॉरवर्ड रिवर्स में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये रिवर्सिबल हमें नज़र आ रहा है। टोटल फॉरवर्ड में कैसे जा सकता है, मतलब N2 + 3H2 मिलकर NH3 बनाते जाएँ, ऐसा ना हो कि वहाँ पर रिएक्शन रिवर्स में ना जाए, अमोनिया टूटे ना वहाँ पर। तो कैसे किया जा सकता है, तो ली शैटले प्रिंसिपल मैंने सीखा था कि कैसे रिएक्शन को फॉरवर्ड में किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को देखें गौर से तो यहाँ पे एनर्जी -92.46, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी माइनस में, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो इट मीन दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पे लिखी जाएगी प्रोडक्ट में। तो अब हम देखते हैं कि अमोनिया की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है यूजिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। 3 तरीके हैं अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाने के। पहला हमारे पास क्या है, बाय कंटिन्यूअल विथड्रॉल ऑफ अमोनिया आफ्टर इंटरवल। अगर जैसे अमोनिया बने तो मैं इसको देखो ना, सर्टन टाइम के बाद 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, 2 मोल इसके बने होंगे, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन जैसे अमोनिया बने मैं इसको रिमूव कर दूँ, अमोनिया ख़त्म हो जाएगी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास जब अमोनिया ख़त्म होगी तो रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम तब आता होता है जब यहाँ पे अमोनिया होगी, 2 मोल होंगे, तो फिर हमने सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दी, प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव करेंगे तो दोनों कंबाइन होकर फटाफट अमोनिया बनाएंगे और दोबारा से वहाँ पर इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। एक तरीका क्या है कि हम प्रोडक्ट को यहाँ पे रिमूव करते जाएं, इसको रिमूव करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो ये बनती जाएगी। हम इस तरीके से इसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, द इक्वेशन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद ली शैटले प्रिंसिपल। टू अंडरस्टूड इट, लुक एट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन ली शैटले प्रिंसिपल। ली शैटले प्रिंसिपल में हम लोगों ने चेंज इन कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट पढ़ा था, पहला था, उसमें क्या बात की थी, अगर प्रोडक्ट रिमूव कर दी जाए
तो रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ मूव करके दोबारा से प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है ताकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सके, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका होना लाजमी है। अब ये आपके सामने जो लिखी है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम के ऊपर 1 मोल इसका होगा, 3 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, वहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जब आपने इक्विलिब्रियम के ऊपर इसको हटा दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आपने एक्स्ट्रा सप्लाई कर दी कंसंट्रेशन की, तो ये सिस्टम जो उसको नलीफाई करेगा, दोबारा मिलकर वो प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होगी, इंक्रीज द प्रेशर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल। देखो गौर से, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैसेस हैं। तो गैसेस के ऊपर तो वॉल्यूम का प्रेशर का इफेक्ट होता है ना, वॉल्यूम की बात करता हूँ सिंपली, इफेक्ट होता है। देखो रिएक्टेंट कितने मोल्स हैं, 1 मोल इसका थी, उसका रिएक्टेंट में 4 मोल हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल हैं, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, प्रोडक्ट कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारे पास जो कम वॉल्यूम होगा वो प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम को कम करता जाऊँ, पहले सामने मतलब 1 dm³ दिया था वॉल्यूम, 1 dm³ में ये रिएक्शन हो रहा था, उसमें 4 मोल इन्होंने जगह गिरी थी, 2 मोल इसने जगह गिरी थी। अगर मैं वॉल्यूम को और डिक्रीज़ कर दूँ, मतलब प्रेशर को बढ़ा दूँ, तो तब भी हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा, जो हमने पहले सीखा था। Volume of SLF 4 mole of the reactant combined to give 2 mole of the product. High pressure will shift the equilibrium position to the right to give more and more ammonia. ऐसी बात हमने बात डिस्कस की थी प्रेशर के टॉपिक में। थर्ड वन, डिक्रीज द टेम्परेचर विल शिफ्ट इट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब एनर्जी प्रोडक्ट में, ऐसी बात है। तो मतलब अगर मैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूँ, तो मतलब मैं उसकी एनर्जी जो मिली हुई है इसको मैं वापस ले रहा हूँ, ऐसी बात है ना। अगर एनर्जी रिलीज़ हो तो हमने बात की थी वो प्रोडक्ट में लिखी जाती है, अपनी आसानी के लिए बोलते थे। अगर मैं इसका एनर्जी ये निकाल लूँ, या ये कह लो कि अगर मैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूँ, डिक्रीज़ करूँगा तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटैन होगा। अगर मैं ये एनर्जी निकाल दूँ तो हमारे पास इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिस्टम दोबारा से N2+3 मिलेंगे और अमोनिया के साथ वो एनर्जी बनाएंगे ताकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट थे जो हमने बात की। कंसंट्रेशन अमोनिया निकालने से फॉरवर्ड में जाएगा, एक चीज़। दूसरा वॉल्यूम कम करने से, क्योंकि इसके मोल कम है, तब भी फॉरवर्ड जाएगा। थर्ड टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया। सो हाई प्रेशर मतलब लेस वॉल्यूम, लो टेम्परेचर जो हमने बात की, एंड कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया विल गिव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। होगी बात क्लियर। आगे टेबल पे दिया हुआ है, देखो Kc की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो आप सब लोग जानते हो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, मतलब यील्ड बढ़ती जाएगी। देखो हमारे पास टॉप टू बॉटम टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो उसकी यील्ड है वो भी हमारे पास कम होती जा रही है, 15 से 8, 1, 2, 0, -1, -2। जैसे जैसे देखो टेम्परेचर डिक्रीज़, नीचे से ऊपर डिक्रीज़ होता जा रहा है, इसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, -2, -1, 0, 2, 1, 8 एंड 90 तक जा रही है, 15 तक जा रही है। क्लियर हुई बात। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वो यील्ड बढ़ रही है उसकी। शो द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर विद द वैल्यू ऑफ Kc एंड द फिगर शो। एंड फिगर में क्या बताया जाए, शो द ऑप्टिमम कंडीशन टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कम करते करते मैं उसको वॉल्यूम बहुत कम कर दूँ। हमने बात की 3 चीज़ें होगी, एक होगा कंटिन्यूस रिमूवल, दूसरा होगा लो टेम्परेचर, तीसरा होगा हमारे पास इंक्रीज़ द वॉल्यूम। ठीक है, अब ये नहीं कि डिक्रीज़ द वॉल्यूम, ये नहीं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ करते करते मैं 0 कर दूँ या बहुत कम कर दूँ, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते करते मैं उसको माइनस में ले जाऊँ, ये भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वहाँ पर हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ना आप लोग, ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, यील्ड ऑफ अमोनिया इस साइड पे है और हमारे पास जो टेम्परेचर इस साइड पर है, देखो, और ये प्रेशर भी दिया हुआ साथ में। जब 0 हमारे पास टेम्परेचर की बात कीजिए, यहाँ पे 200 है, 200 टेम्परेचर पर हमारे पास जो यील्ड है, लेट्स सपोज 100% यील्ड है हमारे पास। अगर प्रेशर 1000 atm हो, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो, तो यील्ड उसकी 100 होती है। तो हमारे पास अगर ये देखो 200 हो, 1000 atm प्रेशर हो, ये अभी इनके साथ ये जो हर कर्व है ना, हर के साथ लिखा हुआ फिर लिखा हुआ है, ये 1000 atm पे कर्व है, ये 600 atm पे कर्व है, ये 300 atm पे है, ये 100 पे, ये 10 atm पर है। अब ये टेम्परेचर बताए जा रहे हैं साथ साथ। अगर 200 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो, 1000 atm प्रेशर हो, तो जो अमोनिया होती है वो 100% मिलती होती है, मतलब टोटल ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। लेकिन अगर रेट की बात की जाए तो ये रेट बहुत स्लो होगा हमारे पास, हाई प्रेशर होगा, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा,
200 बहुत लो टेम्परेचर होगा, ये बनेगी तो 100%, लेकिन इसका जो रेट होगा बेटा वो बहुत स्लो होगा, बहुत आसान से आराम से बनेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यील्ड देखो कम होती जा रही है, यील्ड की कम टेम्परेचर के बढ़ने से यील्ड कम होती जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक था। अच्छा जी, शो द कंडीशन मैक्सिमम यील्ड अमोनिया, परसेंट यील्ड ऑफ अमोनिया व टेम्परेचर हमने बात की, डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रेशर हमने बात की, डिफरेंट प्रेशर पे ये यील्ड हमें कर्व मिल रही है। एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर टॉप लेफ्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया हाई बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी लो। देखो जो लेफ्ट पे है तो मैंने भी बात की 200 पे 1000 ATM पे हमारे पास बहुत हाई यील्ड है, 100% यील्ड हमारे पास आती है, लेकिन मसला क्या है कि रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। मतलब ये फिर अगर एक दिन में लेट्स सपोज 1000 किलो बननी थी, तो अगर ये कंडीशन हो 200 टेम्परेचर हो 1000 टेम्परेचर हो तो वो मे भी जाके साल के अंदर वो 1 टन बने। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमें सिर्फ 100% यील्ड नहीं चाहिए, हमें टाइम भी चाहिए, हम चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेकिन हमें यील्ड मिल जाती है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, लेकिन मसला क्या होता है कि वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है कि फिर वो एक्सपेंसिव बन जाता है हमारे लिए। रेट ऑफ हर्षल लो इंडस्ट्रियल कंडीशन डोनेटेड बाय सर्कल और बिटवीन 200 एंड 300 एटमॉस्फेयर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। ये जब आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये ऑप्टिमम कंडीशन है जो 300 ATM पर है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 400 और 300 के दरमियान ये टेम्परेचर आ रहा है वहाँ पे। इस कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम यील्ड मिलती होती है जो सूटेबल होती है। मैक्सिमम यील्ड तो हमें हिसाब मिल रही है ना, तो ये सूटेबल होता है हमारे पास, मतलब ऑप्टिमम टाइम के ऊपर ऑप्टिमम हमें प्रोडक्ट मिल जाती होती है। ठीक है, नो डाउट द यील्ड ऑफ अमोनिया फेवर्ड एट लो टेम्परेचर 200 पे, बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन डज नॉट रिमेन फेवरेबल। एक्सक्यूज मी, द रेट बिकम स्लो एट दैट प्रोसेस इज रेंडेड इकोनॉमिकली। मैंने भी बात की थी, वन नीड अ कंप्रोमाइज टू ऑप्टिमाइज द यील्ड एंड द रेट, द टेम्परेचर इज रेज टू मॉडरेट लेवल एंड अ कैटलिस्ट इम्प्लॉयड टू इंक्रीज द रेट। वो भी हमने याद की, कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता होता है। इफ वन वांट टू अचीव द सेम रेट विदाउट अ कैटलिस्ट देन इट रिक्वायर्स मच हायर टेम्परेचर। अगर आप कैटलिस्ट के बगैर करना चाहते हो तो आपको फिर हाई चाहिए होगा टेम्परेचर वो परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, विच लोअर द यील्ड, हाई, अगर आप कैटलिस्ट नहीं यूज़ करते तो आपको फिर रिएक्शन कैरी करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई करने से हमारे पास यील्ड कम हो जाती होती है, हमने बात की थी। हैंस द ऑप्टिमम कंडीशन आर द प्रेशर 200 to 300 ATM, इतना प्रेशर हो ऑप्टिमम कंडीशन है, एंड टेम्परेचर अराउंड 673 केल्विन और 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है। आई थिंक से इसमें आयरन ही, आयरन कैटलिस्ट एम्बेडेड इन फ्यूज मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एलुमिना और सिलिका। मैग्नीशियम ऑक्साइड में उसको फ्यूज़ किया जाता है आयरन को, या एलुमिना में या सिलिका में। ठीक है, आगे द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज़ 35% वॉल्यूम, जो इक्विलिब्रियम पे हमें मिलता होता है मिक्सचर, वो जो कंडीशन ने बताई है 35 बाई वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। हमें जो इक्विलिब्रियम के ऊपर मिक्सचर मिलता है उसमें 35% अमोनिया होती है, बाय वॉल्यूम बात की जाए, बाय वेट नहीं। ठीक है, द मिक्सचर इज कूल्ड बाय रेफ्रिजरेशन कॉयल। हमने बात की ना कि ऑप्टिमम कंडीशन हो तो हमारे पास 35% अमोनिया मिल जाती होती है प्रोडक्ट में। निकालते कैसे रेफ्रिजरेटर के ज़रिए इसको कूल कर दिया जाता है। अमोनिया जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट उसका -33.4 है, तो 33.5 से बिलो हो जाएगा, 34.4 हो जाएगा, या 34 पे वो कूल डाउन हो जाएगी, लिक्विड की फॉर्म चली जाएगी, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दोनों गैसेज हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, सॉरी काफ़ी लो होते हैं, तो ये नहीं लिक्विड में जाती तो हम अमोनिया को लिक्विड की फॉर्म में -33 पर इसको रिमूव कर सकते हैं। सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन वेरी लो, मैंने बात की दरमियान द गैसियस स्टेट एंड रिसाइकल, तो इसको पंप के जरिए दोबारा रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है। नियरली 13% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कम्प्लीट इंडस्ट्रियली। आगे जनरल्स इन्फॉर्मेशन है कि जो हमें मिलती है ना, क्या कहते हैं इसको, जितनी भी नाइट्रोजन है इस ज़मीन के ऊपर फिक्स हो रही है, यूज़ किया जा रहा है, उसमें 13% जो नाइट्रोजन है ना वो इंडस्ट्रिकली थ्रू हैबर प्रोसेस ये अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है। द प्रोसेस ये जो है ना सिंथेसिस अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है। 80% ऑफ दिस यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, 80% यूज़ होती है फर्टिलाइज़र में, एंड सम इज़ यूज मैनुफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव और द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन एंड अदर पॉलीमर्स। ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो पॉलीमर पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे नायलॉन हो गया, ये हमारे पास अमोनिया अमोनिया नहीं होता, अमीन्स होते हैं, डाई अमीन्स उनसे बने होते हैं। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में सिंपल ये सीखा कि कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड में किया और अमोनिया की प्रोडक्शन को फास्ट कर लिया। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। सिंपल है ये भी,
इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 द कन्वर्जन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास H2SO4 बनता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है इसको, और ये बनता भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 के ज़रिए बनता है। SO3 में डाला जाता है पानी, तो पानी से ओलियम बनता है सॉरी SO3 में डाला जाता है H2SO4, तो ओलियम बनता है। ओलियम में देन वाटर डाल के उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल है, SO3 में वाटर डाल के उसको SO3 में H2SO4 में कन्वर्ट करते होते हैं। तो SO3 कैसे बनती है, 2SO2 + O2, मतलब ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको बनाने के लिए। ये बहुत किसी भी बेटा जो अगर कोई इंडस्ट्रियल मुल्क है ना हमारे पास, उसकी जो इकानमी होती है ना वो इसकी प्रोडक्शन पे बेस कर रही होती है। जितनी H2SO4 की प्रोडक्शन होगी उसकी इकानमी का लिहाज उसी से लगाया जाता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम H2SO4 बनाते होते हैं। द कन्वर्जन ऑफ SO2 बाय SO2 टू SO3 इज अचीव्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे, SO2 को O2 के साथ ट्रीट किया जाता है, दोनों गैसेज हैं, और SO3 गैस बन जाती है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें भी हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो रही है, -194 रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा बिल्कुल हैबर प्रोसेस की तरह है। देखो रिएक्टेंट के मोल 3 प्रोडक्ट कम है, 2 हैं। अमोनिया में भी इसके 4 थे, उसके 2 थे, मतलब दोनों का ये प्रेशर ला के सेम हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये भी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से भी फॉरवर्ड में जाएगा। इसके अलावा हम इसको भी अगर फॉरवर्ड में लेके जाना चाहते हैं तो हम या तो ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा दें या SO3 को साथ में रिमूव करते जाएं। जो 3 आपने स्टेप पढ़े थे ना हैबर प्रोसेस पे, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए राइट साइड पे, वही 3 यहीं पर लगेंगे, क्योंकि एक बिल्कुल सेम है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने बात की प्रेशर टेम्परेचर। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हेयर आर द सेम एज दोज डिस्कस इन प्रीवियसली हैपर, जो हमने बात की थी। एट लो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर लो करोगे मतलब आप इसको रिमूव कर रहे हो, तो इसमें फॉरवर्ड में जाएगा वहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज लार्ज इक्विलिब्रियम इज अचीव स्लोली एट द सेम टेम्परेचर रेज एट द रेज। अच्छा सॉरी, ये बात समझने वाली है। एट लो टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज लार्ज बट इक्विलिब्रियम इज रीच वेरी स्लोली। लो टेम्परेचर पर ये फॉरवर्ड तो जाएगा, इसकी पोर्शन तो बढ़ेगी, लेकिन बड़ा स्लोली अचीव होगा। yield of SO3 drop off according to ली शैटले प्रिंसिपल। हाई प्रेशर टेंड टू इंक्रीज द yield of SO3, जो हमने बात की थी। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इंक्रीज। इसलिए हमारी बात जो आप लोगों ने हैबर में 3% आपने बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना SO3 के रिमूवल की बात की जाए, SO3 को रिमूव करने के साथ साथ अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा दो, यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे 2 मोल कर दो। इसकी जब बढ़ेगी कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम पे तो 1 मोल चाहिए, तो ये फटाफट कंज्यूम होकर ये बना देगा। मतलब अगर आप रिएक्टेंट ज़्यादा ले लो तो भी ये बन सकता। ऑक्सीजन है ना हमारे पास फ्री अमाउंट में मिलती होती है, तो हम लोग फिर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते होते हैं ताकि ये फॉरवर्ड चला जाए, ठीक है। टेबल में दी हुई वैल्यूज़ की, ठीक है, देख लो। टेम्परेचर अगर 200 हो तो इसकी 98% बनता होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, देखो ये 98 से 31 चला गया, 200 से 7 चलता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड कम हो जाती है लेकिन रिएक्शन फास्ट हो जाता है, हमें ये फ़ायदा होता है। टू हैव द बेस्ट पॉसिबल यील्ड ऑफ SO3 विद इन अ रीजनेबल टाइम, अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2, जो ऑप्टिमम कंडीशन हमारे पास है वो कौन सी है। 1 at ATM प्रेशर पास ओवर अ सॉलिड कैटलिस्ट एट 650 डिग्री सेल्सियस। इतना हो टेम्परेचर, इतना हो प्रेशर, 1 ATM। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डन रिसाइकल्ड एट लोअर टेम्परेचर 400 to 500 तक उसको लो करके इसको रिसाइकल किया जाता है। तो इनकी द यील्ड ऑफ SO3 द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट जो हमारे पास है, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, V2O5 इसमें यूज़ होता है। एंड फाइनली डिवाइडेड प्लाटीनियम SO3 डिजॉल्व इन H2SO4 टू गेट ओलियम, जो हमने बात की थी। SO3 को H2SO डिजॉल्व करके ओलियम बनाया जाता है, विच इज डाइल्यूटेड टू गेट H2SO4, उसमें पानी डाल के बना दिया जाता है। H2SO4 इज द किंग ऑफ केमिकल कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज मेड बाय द अमाउंट ऑफ H2SO4 मैन्युफैक्चर बाय ईच ईयर। होगी क्लियर बेटा। इसकी एक्सप्लेनेशन टोटल बिल्कुल सेम है। हैबर प्रोसेस जो मैंने वापस एक्सप्लेन किया ना वही इस पर लागू होता है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है उसके लिहाज से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर जो कहते हैं दैट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास बेटा प्योर वाटर होते हैं ना, वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं पास होती। हमारे घरों में जो पानी होते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो प्योर होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, बट इट्स कंडक्टेंस इज़ मेजरेबल। बहुत स्मॉल होती है लेकिन उसको मेजर किया जा सकता है। वाटर अंडर गो सेल्फ आयोनाइजेशन एज फैलो। आपके पास जो पानी का ग्लास होता है, अगर वो डिस्टिल्ड वाटर भी है जिसमें कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर है, तो उसमें भी हमारे पास जो पानी होगा ना वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो H पॉजिटिव वाटर से मिलकर
H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये बेटा दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि पानी में आपको H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। होता क्या है, जो वाटर है वो टूट कर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनाता है, तो H पॉजिटिव दूसरे वाटर के साथ मिलकर H3O की फॉर्म में मौजूद होता है वहाँ पर इस मिक्सचर में, ठीक है। आप जब पानी पीते हो ना तो उसमें आप असल में H2O भी पी रहे होते हो, उसमें H3O पॉजिटिव भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, ठीक होगी बात। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। क्या अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो वो लिखने की कोशिश करते हैं, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट H पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर H2O, ठीक होगी बात क्लियर। अब जब फाइंड किया गया, इनकी कंसनट्रेशन निकाली गई, इनकी निकाली गई, इनकी निकाली गई, तो वो हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻16 मोल पर DM क्यूब थी, ठीक है। एक DM क्यूब पानी का वॉल्यूम हो तो उसमें इसकी कितनी कंसनट्रेशन थी, इसकी कितनी थी, वो फाइंड की कि हमारे पास 1.8 थी, ठीक है। वो देखते कैसे निकाली उन्होंने। कंसनट्रेशन ऑफ H2O की कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी है इन प्योर वाटर में बी कैलकुलेटेड टू बी 1000 ग्राम पर DM क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, इसका मोलेकुलर वेट गिव्स अस 55.5 मोल पर DM क्यूब। आप लोग ये जो निकालते हैं ना मोलैरिटी, ये मोलैरिटी निकालने का फार्मूला है, ठीक है। ये मोलैरिटी के थ्रू निकाली गई है 55.5। बात समझ में आई है। मोलैरिटी का फार्मूला नहीं था बेटा, मैस ओवर मोलर मैस इंटू 1 ओवर वॉल्यूम इन DM क्यूब, ठीक है। आप अगर इसका मैस पुट कर दो 1000 ग्राम है, ठीक है, मोलर मैस इसका 18 है, 1000 को 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मोलैरिटी का आप लोगों ने देखा होगा फार्मूला, मोलैरिटी इज इसको M कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम इन DM क्यूब। 1 लेते होते हैं, 1 DM क्यूब लेते होते हैं। मैस इसका ले लो 1000 ग्राम, मोलर मैस इसका 18, तो 1000/18 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 55, ठीक है। तो 55 इसके मोल पर DM क्यूब होते हैं। इसके एक DM क्यूब में मोल जो होते हैं ना, एक DM क्यूब मतलब 1 लीटर में कितने मोल होते हैं, तो वो 55 है, ठीक है। अगर पूछना मोलैरिटी क्या है वाटर की एक DM क्यूब की, तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से 55.5 मोल पर DM क्यूब होते हैं, तो होगी बात क्लियर। सिंस वाटर इज प्रेजेंट इज वेरी लार्ज एक्सेस एंड वेरी फ्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूल अंडरगो आयोनाइजेशन। अब 55.5 मोल्स होते हैं एक DM, 1 लीटर पानी में पानी के 55.5 मोल होते हैं। इस रिलेशन से जो मैंने बताया आप लोगों को, निकाल लीजिए मोलैरिटी, किसी से हम डिस्कस करेंगे इसको भी। तो मोल हो गए 50, ये बहुत ज़्यादा मोल होते हैं एक DM क्यूब में। तो जो पानी हमने बात की ना, पानी इस फॉर्म में होता है, लेकिन पानी अगर 55 मोल है ना, तो ये जो ना, ये समझ लो 0.0000001 मोल जो पानी होगा ना, वो आयोनाइज होगा। तो मतलब 55.5 मोल में से अगर 0.0000001 मोल आयोनाइज होते हैं, तो हम तो फिर बोलेंगे ना कि पानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयोनाइज हुआ है। बात समझ में आई है। तो हम फिर लेते हैं कि पानी की जो H2O की कंसनट्रेशन होती है ना आयोनाइज वाटर में, वहाँ बोलते हैं कि वो 55.5 ही होती है, क्योंकि जो मोल्स आयोनाइज होते हैं ना वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। मैंने बात की बहुत कम होते हैं। एंड फ्यू ऑफ इट्स मोल अंडरगो आयोनाइजेशन, सो इट कंसनट्रेशन रिमेन इफेक्टिवली कांस्टेंट, मैंने भी बात की है। तो मतलब जो वाटर की कंसनट्रेशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, वो 1 DM क्यूब कितनी होगी, 55.4 पर मोल पर DM क्यूब होगी मोलैरिटी, ठीक होगी बात क्लियर। होगी बात क्लियर। H2O की कितनी होगी कंसनट्रेशन, 55.5, क्योंकि एक DM क्यूब में 55.5 मोल होते हैं। हमने कैसे निकाला, मैस और मोलर मैस, मोल हमारे पास ऐसा होता है ना, मैस और मोलर मैस। तो मैस कितना है हमारे पास 1000 ग्राम, एक DM क्यूब में कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो मोलर मैस कितना 18 उसका होता है। 1000 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया हमारे पास, 55.5 मोल हो गया। तो DM क्यूब से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास आएगा 55.5 ही आएगा, मोल पर DM क्यूब हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, रिमेन इफेक्टिव कांस्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने कांस्टेंट डेली कंसनट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड विद KC टू गेट अनदर कांस्टेंट कॉल्ड KW, ठीक है। KC की वैल्यू हमारे हमने निकाली, वहाँ पे कितनी है 1.8, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेटा वैल्यू है। हमने कैसे निकाली, अमाउंट कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड H2O किस पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो वो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1.8 वैल्यू आ गई। होगी बात क्लियर। तो अब हमने क्या किया, KC की हमें वैल्यू पता है कितनी है 1.8 हमने रखी हुई है, और H2O की हमारे पास कितनी कंसनट्रेशन है 55.5 मोल पर DM क्यूब। हम इसको उठा के उधर ले गए, तो हमारे पास क्या बन गया 1.8 KC की वैल्यू, और H2O की कितनी की कंसनट्रेशन 55.5 होगी, इज इक्वल टू
अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब बात समझ लीजिए कि इतने क्या लिखी हुई है, के सी की हमने वैल्यू निकाली इस रिलेशन से, कितनी 1.8 आ गई और हमने यहाँ पुट कर दी। इसकी कितनी कंसंट्रेशन हमने बात की 55.5 है। कुछ ये आयन बने लेकिन नेग्लिजिबल आयन बनना होने के बराबर बने हैं। हम इसको वैल्यू कितनी थी 55.5, हम इसको उठा के उधर ले गए तो 1.8 को मल्टीप्लाई किया से तुम्हारे पास आंसर आया 1.01 इंटू 10⁻⁻14 आ गया, इज़ इक्वल टू एच पॉजिटिव एच नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इन्होंने बात की है के सी एक कांस्टेंट है, H2O की जो कंसंट्रेशन है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। हमने बात की ना 55.5 मोल ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है ना। हमने भी बात की थी कि के सी कांस्टेंट है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है इतने कम आइंस होते हैं, ये जो आइंस इतने कम होते हैं कि हम बोलते हैं कि जितना अगर पानी 10 ग्राम था ना तो 10 ग्राम H2O ही है, क्योंकि ये कितने बने होंगे 0.001 ग्राम बने होंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट नॉन के बराबर है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होती है। अब 55.5 भी कांस्टेंट, के सी भी कांस्टेंट, ये के सी भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कहते हैं कि न्यू कांस्टेंट होगा, हम उसको नाम देंगे के डब्ल्यू। ठीक है, के सी इंटू H2O दोनों कांस्टेंट है, इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एच नेगेटिव। ठीक है, तो के डब्ल्यू कितनी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.01 इंटू 10⁻⁻14 हो गया। क्लियर हो गया, 1.01 मतलब इसको सिंपली लिख सकते हो ना 1 इंटू 10⁻⁻14, या सिंपली आप इसको बोल सकते हो 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी। अच्छा आगे, के डब्ल्यू इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको के डब्ल्यू को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते होते हैं, क्योंकि क्या चीज़ है H2O इंटू के डब्ल्यू, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते होते हैं। द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 75 टाइम। के डब्ल्यू की वैल्यू के सी इंटू H2O, इसकी वैल्यू कहते हैं 75 टाइम इंक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर 0 से 100 पे जाते हो। ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होती है तो सम वैल्यू उसकी होती है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस जाता है टेम्परेचर तो के डब्ल्यू की वैल्यू 75 टाइम बढ़ जाती है। ठीक है, एनी हाउ द इंक्रीज इन के डब्ल्यू इज़ नॉट रेगुलर, मतलब के डब्ल्यू का इंक्रीज रेगुलर नहीं होता, मतलब 0 से 10 में थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, 10 से 20 में 10% इंक्रीज़ होगी, 20 से 30 में भी 15% इंक्रीज़ हो, और 70 से 75 में भी आपके पास वो 60 टाइम इंक्रीज़ हो। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के डब्ल्यू इज शोन इन द फिगर। देखो 0 पे हमारे पास ये देखो 0 से 10 में गए तो वो 14 से 14 पे ही है, सॉरी 0.1 0.3 पे चली गई है। 10 से जब हम 25 पे गए तो 0.3 से 1, देखो ये काफ़ी बड़ा गैप है, फिर 0.3 से 1 मतलब 0.7 इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये 0.2 इंक्रीज़ हुआ था। 25 से 14 ये 1 से 3 पे चला गया, 2 इंक्रीज़ हुआ है। 40 से 100 पे तो ये 3 से 7.5 चला गया, मतलब 4.5 इंक्रीज़ हुआ है। बात पर प्ले पड़ी है, हायर से हायर में जा रहे हैं तो ज़्यादा उसका के डब्ल्यू बढ़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, वेन एवर सम क्वान्टिटी ऑफ एसिड और बेस इज एडिड टू वाटर, ये तो हमने बात की ना टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है रेगुलर वे में। कहते हैं अगर आप एसिड इंक्रीज़ कर दो, वेन एवर एड क्वान्टिटी ऑफ एसिड और बेस एड इन वाटर द के डब्ल्यू रिमेन द सेम, के डब्ल्यू सेम रहता है, के डब्ल्यू की वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता, बट एच एंड पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आर नो मोर इक्वल एनी हाउ इन न्यूट्रल वाटर। मतलब जो के डब्ल्यू की वैल्यू है, ये तो के डब्ल्यू बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। हम बोलते हैं कि पानी में एसिड डालो तो पानी के अंदर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एसिड का ये काम होता है ना, ऐसा नहीं होता कि पानी टूटना शुरू हो जाता है, पानी वही रहता है, लेकिन जो एसिड होता है वो टूट कर एच पॉजिटिव दे देता है। के डब्ल्यू वही रहेगा, मतलब के डब्ल्यू की अगर वैल्यू 10⁻⁻14 है 25 पे तो वो 10⁻⁻14 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन एच की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एसिड हमें एच वहाँ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पॉजिटिव वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। ठीक है, के डब्ल्यू किसके बराबर है? एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव के बराबर है। और हम सब जानते हैं जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो एक एच पॉजिटिव बनता है तो और एक ही ओ एच नेगेटिव बनता है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में जितने एच पॉजिटिव होंगे उतने ओ एच नेगेटिव होंगे। ऐसी बात है ना। देखो जब पानी टूटता है क्या बनता है? एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, जितने एच पॉजिटिव होंगे उतने ओ एच नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक वाटर से ये दोनों बन रहे हैं। तो हम फिर लिख सकते हैं एच पॉजिटिव इज इक्वल टू एच नेगेटिव। ये बात पहले पढ़ रही है, दोनों सेम होंगे आपस में। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻14 है ना 25 पे, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव दोनों सेम है, तो अगर मैं ओ एच नेगेटिव की जगह एच पुट कर दूँ, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14, दोनों को करो मल्टीप्लाई, हमारे पास इसका स्केल बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल -14। अगर आपने सिर्फ एच की निकालनी है कंसंट्रेशन, हमारे पास कितनी होगी? स्केल ले लो उसका, इसका ले लो,
इसका हमारे पास पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 के पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 DM³ वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H पॉजिटिव की कितनी होगी कंसंट्रेशन होगी हमारे पास, बाई 10 के पावर -7 होगी। मतलब 1 लीटर पानी में कितने H पॉजिटिव बनेंगे हमारे पास, 10 की पावर -7 मोल होंगे पर DM³ मतलब 1 लीटर पानी में 1 DM³ में 1 DM³ में H कितने होंगे, 10 की पावर -7 होंगे। बात खत्म, हमने मालूम कर लिया इस तरीके से। जितने H होंगे इतने OH होंगे, तो मतलब OH भी कितने होंगे, 10 के -7 होंगे। दोनों को सम करो हमारे पास 10 की पावर -14 आ जाता है। क्लियर होगी बात। 1 DM³ 1 लीटर पानी में कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव होते हैं, 10 की पावर -7 मोल होते हैं। इसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई कर दो, पास नंबर ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर होगी बात क्लियर कि H पॉजिटिव कितने होते हैं 1 DM³ में, इतने होते हैं। दिस मीन्स दैट आउट ऑफ 55.5 मोल्स ऑफ प्योर वाटर, बात समझ में आई है, प्योर वाटर इन 1 DM³ ऑफ इट ओनली 10 की पावर -7 मोल ऑफ इट हैव डिसोसिएटेड इनटू आयंस। अब जो मैंने बात की थी 10.7 मोल टूटते हैं, कितने मोल में से, 55.5 में से। तो बात क्लियर हुई, ये कितने बनते हैं 0.000000001 60 देन 1 मोल हमारे पास टूटते हैं। तो मतलब पानी ऑलमोस्ट नहीं टूटता होता, बहुत कम मोल है, 55 में से इतने 0.1 है। क्लियर हुई बात। दिस शो दैट वाटर इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बहुत इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उस चीज़ को जो टूटती नहीं है, जो आयनाइज नहीं होती। एट 40 डिग्री सेल्सियस तो H पॉजिटिव एंड OH। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से ना एक चीज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पानी टूटेगा ना, पानी टूटेगा तो दोनों बनेंगे, जितना H पॉजिटिव चढ़ेगा उतना ही OH नेगेटिव बनेगा। बट द वैल्यूज़ आर मोर देन 10 की पावर -7, मतलब 25 पे इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 और -7 है इनकी अपनी अपनी वैल्यू। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल टूट जाएंगे वहाँ पे, मोर देन 7। एंड प्योर वाटर इज़ अगेन न्यूट्रल एट 45 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर का होगा न्यूट्रल ही, पानी कभी भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल ही जो प्योर वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव भी +1 -1 दोनों बराबर होते हैं। सिमिलरली प्योर वाटर इज न्यूट्रल एट 100, वो 100 पे न्यूट्रल होगा। आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे, लेकिन टोटल वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। एंड ग्रेटर देन दोज ऑफ 40 इन केस एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, अगर आप एसिड ऐड कर देते हो तो H पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड हमें H देता होता है, तो H की वैल्यू ग्रेटर देन OH हो जाएगी। तो विच विल केस एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस, अगर आप बेस ऐड करते हो, बेस OH देती है, तो OH की वैल्यू फिर H से बढ़ जाएगी। H और OH न्यूट्रल वाटर में सेम होते हैं, नंबर सेम होता है, लेकिन अगर आप उसमें एसिड ऐड कर दो तो H बढ़ जाएंगे, बेस ऐड करो तो OH बढ़ा देगी वहाँ पे। लेकिन KW सेम रहेगा, KW मतलब है वाटर की आयोनाइजेशन। क्लियर हुई बात। ये था हमारे पास आयोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब आगे pH हमारे पास pKa है, pKb है हमारे पास। ठीक है, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं।